बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून की गैर मामूली बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दरियाओं में तुग़यानी और नशेबी इलाके जेर आब आ चुके हैं और कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का सामना है। शहर कैद कराची, जहां बारिश का 90 साला रिकॉर्ड टूटा, बारिश के छठे स्पेल के बाद पांचवें रोज भी वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा है, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना है और इस पानी खड़ा होने के साथ साथ बिजली की तात्तुल का भी मामला है। इस हवाले से जरूर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून के 7वें स्पेल की भी पेशनगोई की हुई है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ, जिसका एजेंडा था कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, यानी कराची में तब्दीली लाने के लिए प्लान। और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि मुश्किल की घड़ी में आवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे और शहर कायद कराची, जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, अगर ये मुआशी हब तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान क्या है, इसके जो मोटे मोटे नुकात हैं, चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया था, उनका ये कहना है कि कराची में जो तजावीज़ात हैं अब इनको हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा, बल्कि तमाम तजावीज़ात को हटाया जाएगा। फिर कराची के जो नाले हैं, इसमें जो गंदगी और कचरा है, इसकी सफाई को मुमकिन बनाया जाएगा। पीने के साफ पानी का फुकदान है, 70-72 साल हो चुके हैं, लेकिन कराची में ये सहूलत शहरियों को मुयस्सर नहीं, इसको इंश्योर किया जाएगा। और इसके साथ साथ कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी फराम करने के लिए भी काम किया जाएगा। इस हवाले से जरूर हम जानेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, जिसको रवां हफ्ते में हतमी शक्ल दी जाएगी। आज इस हवाले से एक मीटिंग हुई थी, जिसमें गवर्नर सिंध मौजूद थे, चेयरमैन एनडीएमए थे, वफाकी वज़रा थे। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और अहम नुकता यह भी है कि सिंध भर में जो लोकल बॉडीज थी, उनकी मुद्दत अब मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास तमाम जगहों पर लोकल गवर्नमेंट अपनी 4 साल मुद्दत मुकम्मल करके अब खत्म हो गई। लिहाजा अब वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स भी तैनात करने हैं और इनका, जब भी हम माहिरीन से गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स और लोकल गवर्नमेंट का कलीदी किरदार होता है। इससे थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसने तमाम काम करने होते हैं। ये भी नुकता उठाएंगे कि अब उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स कब तैनात होंगे, क्योंकि इस वक्त मानसून का स्पेल जारी है। और हम आगे चल के वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो नया पैटर्न आ रहा है क्लाइमेट चेंज का, इसके लिए जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची की बात करते हैं तो क्या उसमें क्लाइमेट चेंज के नुक्ते को जरूर सामने रखना चाहिए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल कि हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़े, अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात एमपीपी सिंध के सेनेटर आजिज धामरा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। और हलीम आदिल शेख साहब, जो कि पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ की सिंध असम्बली में, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। और सेकंड सेगमेंट में हम मलिक अमीन असलम साहब से गुफ्तगू करेंगे। दोनों जो हमारे सिंध के रहनुमा है और ऐसी जमातों से ताल्लुक रखते हैं कि एक की वफाक में हुकूमत और एक की सिंध में हुकूमत है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज मैं आजिज धामरा साहब आपसे करूंगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आप समझते हैं कि एक अच्छा इकदाम होगा, चूंकि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, जिसमें सूबाई हुकूमत के वज़रा भी हैं, वज़ीर आला सिंध भी है और फेडरल गवर्नमेंट भी है। कराची की ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो शहरी मसाइल हैं और जिसकी वजह से कराची में बिजली नहीं है, पानी खड़ा है, और अब तो जिसे कहते हैं कि पुल के इस पार और पुल के उस पार भी कराची के पॉश एरियाज, जहां पर बड़े महंगे महंगे घर और प्लाजाज हैं, वो भी डूबे हुए हैं। और कराची के वो इलाके जो इतने मुराद याफ्ता नहीं समझे जाते, वो भी जेर आब आए हुए हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से तब्दीली आएगी, सेनेटर आजिज धामरा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है, क्योंकि कराची जो है उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं और कराची, आपने कहा कि 70 साल 77 साल हो गए। देखिए, कराची की माजी को जब आप देखेंगे तो आपको कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो सवालात हैं वो इस तरह नहीं मिलेंगे, मगर हम आएंगे जब थोड़ा करीब कि एक लोकल बॉडी का निजाम आया था, जिसमें सिटी गवर्नमेंट हो गई थी। कराची पूरी सिटी गवर्नमेंट के नाम पे थी और उस दौर के लिए आज भी ये कहा जाता है कि उसमें पावर भी बहुत ज्यादा थे और पैसा भी बहुत ज्यादा आया। उसी दौर की जो तीसरी जो एक खामी है, उसको कोट कम किया जाता है और बाज़ों का सवालात सिंध गवर्नमेंट से ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 1 के उस सिटी गवर्नमेंट में जब पावर और पैसा दोनों आया और जब उन लोकल बॉडीज के इदारों को ये इख्तियार था कि एक तो वो अपॉइंटमेंट करें केएमसी के अंदर, केएमसी के अंदर बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई
اور اس اپائنٹمنٹ میں جو لوگ آئے وہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ لوگ جو ہیں اتنی تعداد میں کراچی میں صفائی ستھرائی کے لیے نظر نہیں آتے ہیں، مگر کیونکہ وہ اپائنٹ ہو چکے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو انکروچمنٹ ہوئی سب سے زیادہ وہ اسی دور کے ہوئی۔ یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے، مگر کراچی کا انٹلیکچوئل، کراچی کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان سے جب آپ رائے لیں گے تو آپ کو یہی بات سامنے آئے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرحلہ کہ بھائی سندھ گورنمنٹ 12 سال سے وہاں پر کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں جناب، سندھ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ یہ جو اختیارات سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس لیے، جتنی بڑی تعداد میں انکروچمنٹ تھی، اگر وہ نہیں ہٹائی جاتی اور ٹائم ٹو ٹائم نالوں کی صفائی اس طرح نہیں کی جاتی تو آج کراچی کا اس جو حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ تاریخ کی سب سے بڑی بارشیں ہیں۔ یہ نیچرل ایک ڈیزاسٹر ہے، اس میں ہم اس کو نیچرل ڈیزاسٹر کے طور پر دیکھیں تو یہ سارے ہیڈلز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ کہتے ہیں وقت صفائی نہ ہوتی تو اس سے بھی برے حالات ہوتے۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ کراچی کے حوالے سے آج کل 2 دن پہلے بھی آپ دیکھ رہے تھے، ایک تو لوڈ شیڈنگ کا آزار ہے۔ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور گھنٹوں 30 گھنٹے جب بجلی نہیں ہوتی تو آپ کی ساری جو مشینری ہے، پمپنگ اسٹیشن ہے، وہ صحیح سے کام نہیں کرتے، اور ڈی ایچ اے جو ایریا ہے ابھی پوش علاقہ جو آپ خود انٹرو میں کہہ چکے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ تو کراچی کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں، کینٹونمنٹ ایریا ہیں، کے پی ٹی ہے، ڈی ایچ اے ہے، جہاں پر ڈومین ڈائریکٹ گورنمنٹ کی نہیں ہے، مگر ریسپانسبلٹی ہم سب کو لینی چاہیے۔ تو یہ بات خوش آئندہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، باقی سیاست تنقید گورننس پہ ہوتی رہے گی، مگر یہ جو ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں اس میں ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور کراچی کسی بھی ایک گورنمنٹ کے ہاتھ کا کام نہیں ہے کہ وہ فل اپنی عاجز صاحب آپ نے اچھی بات کی اور میرے ساتھ رہیے گا۔ علیم عادل شیخ صاحب، ڈیزاسٹر میں یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ مل کر کام کر سکتے ہیں اور سیاسی اختلافات کو سائڈ پر رکھا جا سکتا ہے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے، میں اس میں بہت انٹرسٹڈ ہوں کہ اب اس کو یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ کراچی کی صفائی ہوگی، بہتری لائی جائے گی، تجاوزات پہ پولیٹیکل ول کا اظہار ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی آپ کے سامنے، عاجز دھامرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ تجاوزات ختم ہو۔ اب ہم اس کو ایگزیکیوشن کی طرف کب بڑھیں گے؟ کیونکہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے، یہ جو پلان بنا ہے اسلام آباد میں یہ کراچی میں کب انفولڈ ہوگا اور اس کے زمین پہ کب شروع ہوگا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو دھامرا صاحب محترم نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں اس کو ایگری کرتے ہوئے، اس کو ویلکم کرتے ہوئے میں ایک قدم اور بڑھنا چاہوں گا جی کہ ہمیں صرف ڈیزاسٹرز میں ہی اکٹھے مل کر کام نہیں کرنا چاہیے، مگر سیاست الگ ہے، سیاست ہماری اپنی ہے، نظریہ ہمارا اپنا ہے، سوچ ہماری اپنی ہے۔ ہم اپوزیشن ہے، ہم نے الٹیمیٹلی چیزوں کو تنقید بھی کرنی ہے، ٹھیک بھی کرنا ہے۔ مرکز میں پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹی اپوزیشن میں ہے، انہوں نے وہاں عوام کی بات کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ صرف ڈیزاسٹر کنڈیشن کے اندر تو ہم اکٹھے ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں ملک کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے اوپر بھی ہمیں اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے، چونکہ دو حکومتوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ وفاق صوبے کے بغیر ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتا اور صوبہ وفاق کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کے معاملات کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر ہمیں اسی طریقے کے جذبے کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں نہ مانوں والی بات اور یہ کہ جی ظلم ہو گیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بس ہمیں مال دے دو اور کسی، وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اب اس طرف قدم بڑھ چکا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ کب انفولڈ ہوگا، یہ تو انفولڈ ہو چکا ہے جب پرائم منسٹر نے اس کے لیے فنڈز کون فراہم کرے گا؟ علیم عادل شیخ صاحب، یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہے، کیونکہ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کو $10 ارب درکار ہے کراچی کی موجودہ حالات کو بدلنے کے لیے، تو یہ جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کے لیے مالی وسائل بھی چاہیے، وہ کون فراہم کرے گا؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ مجھے پلیز الاؤ کیجیے، لیٹ می الاؤ، تو میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہوں کہ جب پہلی بارش آئی تھی، دوسرا تیسرا اسپیل جب آیا تھا، تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے این ڈی اے میں کو احکامات جاری کیے تھے۔ این ڈی اے میں یہ آئی تھی اور اس نے کام شروع کیا۔ سینٹ گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے ساتھ مل کے کر لے، 3 نالے بھی صاف ہو گئے۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے تو 5 دن میں نالے صاف کر دیے، ہماری لیونگ میموری میں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے فائنینس کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، آپ میرے برائے کر میری بات سن لیجیے۔ آپ، میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو کنٹینیو ہوا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک سندھ ڈیولپمنٹ کمیٹی بنی جس میں 3 لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، 3 پروونشل گورنمنٹ کے۔ فائنینس کہاں سے آ رہا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس میں پرائرٹیز طے کی گئی کہ 6 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جس میں نالوں کی صفائی ہے، انکروچمنٹ کا خاتمہ، نمبر 1۔
नंबर 2 S3 सीवरेज, नंबर 3 K4, नंबर 4 सॉलिड वेस्ट, नंबर 5 रोड, नंबर 6 ट्रांसपोर्ट। पैसे कहाँ से आएंगे? PSDP, फेडरल PSDP, प्रोविंशियल ADP और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP, उसके अलावा जो डोनर्स जो होते हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, इधर से, और 5 में जो बैरिया टाउन से जो पैसे था उसमें डिसाइड होना है कि कितने सिंध में जाने हैं, कितने कराची में, कितने किसी जिले में। लेकिन ये 5 मदों से पैसे आने थे और 6 मदों में खर्च होने थे, ये डिसाइड हो गया उस कमेटी के अंदर। लेकिन उससे हट के भी अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कराची के इस इशू से निकालने के लिए जिस लेवल तक जाना पड़ा इसी कमेटी के थ्रू, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, NDMA है, दीगर इदारे मौजूद हैं, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन फिर परसों से हमने देखा कि जैसे लोग डूबे, एक नया बीन बजनी शुरू हो गई, माल खपे, 10 अरब डॉलर खपे। तो भाई 10 अरब डॉलर का होते हैं 1500 अरब तकरीबन रुपए। तो ये 6-6.5 हजार अरब जो पिछले बस में बात होती है ना, जब इस किस्म की बात आती है, लेकिन तय हो गया कि ठीक है जी, हमने इन 5 मदों से पैसे लाने हैं, PSDP, ADP, PPP और 2 बताए मैंने आपको। और इसके अलावा जो होगा फेडरल गवर्नमेंट हर तरीके से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है नए इस शहर को ठीक करना है, क्योंकि इससे मुल्क चलता है, इससे सूबा चलता है, इससे इकोनॉमी चलती है। उसके बाद मिल के जब चल रहे हैं, आपके 3 लोग मौजूद हैं, हमारे 3 लोग मौजूद हैं, मिल के और दीगर इदारे मौजूद है उसके अंदर, तो बेहतर है जब कराची की तरक्की कर ली है। अगेन वो बांसुरी शुरू हो चुकी है कि जी 10 अरब डॉलर हमें दे दो। तो भाई साहब फिर तो समझ नहीं आती ना बात। जब हम चाहते हैं कि चले मिल के काम करते हैं, उसके अब नई बात वर्षों के दिन बजनी शुरू हो गई है, सोच के ऊपर आना शुरू हो गया कि 10 अरब डॉलर। शिबली भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई फिर वही असर होगा जो पहले हुआ। लेकिन बेहतर बात जो धामरा साहब ने फरमाई पहले, चले आप धामरा साहब से भी बात इसका जवाब कोई खराबी नहीं चाह रहे, हम चाह रहे इकट्ठे मिलकर चले, कराची की तरक्की करें, इस सूबे की तरक्की करें, और उसमें एतमाद की बात की सियासत अपनी जगह है। ठीक है धामरा साहब, अब धामरा साहब मुझे जाने दीजिएगा। धामरा साहब आपने बात सुन ली, तो ये बताइए जो कमेटी बनी है वो उसकी अब तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं इस क्राइसिस सिचुएशन में, और वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलकर कराची और सिंध के मसाइल को हल किया जाए? देखिए, कराची और सिंध तो नहीं होगा, कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध। मगर जहां तक अभी शेख साहब ने बात की कि हमें माल खपे, देखें जो हकीकत अगर बयानी आपको बुरा लगता है उस बात में कि चीफ मिनिस्टर ने कराची के लिए एक फाइनेंशियल आपको सिचुएशन बता दी है कि कराची के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वहां पर फंडिंग कितनी दरकार है। आप पूरी की पूरी कराची की जो सूरत हाल है उसमें प्रोविंशियल ADP लगा दें और आप लगा दें फेडरल की ADP, मेरे भाई उस सारी ADP में आपको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, आपको पेंशन देनी पड़ती हैं, दूसरे अखराजात करने पड़ते हैं, और जो पैसा दोनों सेक्टर में बचता है दोनों हुकूमतों के पास, अगर आप फुल पैसा लगा दें और कराची बन जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। बात यह है कि आप ये तासुर देना चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट और शिबली फराज को कोट किया गया कि शिबली फराज ने ये एतराज किया। देखें उस बेचारों को छोड़ दो, उनको तो फंसा दिया गया है। शिबली फराज ने, आपको याद होगा कि BRT के बारे में क्या फरमाया कि वो हमारा फेल्यूर है, हमारा नाकाम मंसूबा है। 4 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिराह कर दिया, तो शिबली की तो बात नहीं चली। इसलिए शिबली की बात को अपनी जगह पे आप कोट करें, आपके मिनिस्टर हैं, मगर आपको ग्राउंड रियलिटीज पे आना पड़ेगा। अगर सूबाई हुकूमत के ऊपर आपको इतना बड़ा शक है तो आप उस कमेटी में फिर बैठे क्यों हैं? हमने तो डे फर्स्ट से कहा कि हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, मगर आप चीफ मिनिस्टर साहब की इस बात को अगर तंजिया लेंगे और कहेंगे कि जी हमें माल खपे, तो माल चीफ मिनिस्टर साहब आईनी रिक्वायरमेंट का मांग रहा है। जो सूबे की रिक्वायरमेंट है, सूबे की डेवलपमेंट रुकी हुई है, और कराची भी डेवलपमेंट पे उस सूबे में काम करता है। और ये कौन नहीं जानता कि कराची के अंदर 60% वो डेवलप एरियाज हैं जो फेडरल के अंडर में हैं, जो कैंटोनमेंट एरियाज के हैं। तो उनके अंदर अगर पानी जमा हो जाता है तो तनकीद सिंध गवर्नमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक करने की बात सिंध गवर्नमेंट पे। जब पावर की बात आती है, आप अभी भी अगर किसी कैंटोनमेंट एरियाज के अंदर या DHA के अंदर अगर आप बाथरूम भी बनाना चाहें तो आप नहीं बना सकते, आपको वो इदारे मना कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप सोच से बाहर आ जाएंगे तो कराची के अवाम की तरक्की के लिए हम सब काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे हैं। धामरा साहब, जैसे आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, कराची और सिंध इकट्ठे हैं, तो इसी तरह कराची के तमाम जो हिस्से हैं वो भी इकट्ठे हैं, चाहे वो कंटोनमेंट है, DHA है, वो नॉर्थ नाजिबाबाद है, मलीर है।
देखें ये कमेटी बनी क्यों है? ये कमेटी बनी भी इसलिए है कि जहां जहां फेडरल गवर्नमेंट के एरियाज आ जाते हैं और फेडरल गवर्नमेंट शुरू से लेके ये कहती थी कि आप चोर हैं, आपको पैसे नहीं देंगे आप, मगर अब ये गवर्नमेंट 2 साल के बाद होश आया और उन्होंने कहा कि सूबे के साथ मिलकर काम करना है। तो जहां पर फेडरल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लेने की जरूरत होगी इमीडिएटली वो इनिशिएटिव ले लें, जहां पर सूबे की रिस्पांसिबिलिटी होगी इमीडिएटली वो रिस्पांसिबिलिटी पूरी करें, जहां पर लोकल गवर्नमेंट की होगी वो इमीडिएटली। हाँ, लोकल गवर्नमेंट का भी अहम नुकता है। अब ये मुझे बताएगा धामरा साहब कि ये भी बताइए कि अब चूंकि सिंध में तमाम 4 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई है लोकल गवर्नमेंट की, अब एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती आप लोग करने जा रहे हैं, उस पर कोई मुशावरत हुई है, कोई नाम सामने आए हैं? क्योंकि आज फर्स्ट वर्किंग डे है 31 अगस्त, अब वो नहीं है इस वक्त, ऑफिस उनके वेकेंट हो गए, तो उस गैप को फिल करने के लिए क्या इस वक्त अपडेट है? जी देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फर्स्ट वर्किंग डे आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि 30th को उनका टेन्योर था और आज फर्स्ट डे था, और उस दौरान आप देख रहे हैं कि कितनी एक डिजास्टर को फेस कर रही है सूबाई गवर्नमेंट। तो आई थिंक कि 1-2 दिन में ये फाइनल हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, मगर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वो अपना काम करेगी और सूबाई हुकूमत आइंदा की इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। हलीम आदिल शेख साहब, आप लोगों की क्या इस पे कोई राय है? इनपुट दिए एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती बड़ी अहम अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है कराची में या सिंध भर में, और कराची और सिंध जब मैं बात करता हूँ ऑब्वियसली कराची दारुल खिलाफ है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वहां पर अपोजिशन की जमात है और फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी इनपुट है इसमें? देखिए, हमारी ख्वाहिश है कि कराची शहर, चूंकि हम भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़े मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जी, हमारी यहाँ MP MNA हमारे हैं, कराची के मैंडेट हमारे हैं, मतलब हम कराची की अवाम के नुमाइंदे हैं। तो गो के सिग्नेचर चीफ सेक्रेटरी करेंगे, लेकिन अगर चाहते हैं कि बेहतर माहौल में काम हो और कराची की एक डेवलपमेंट कमेटी है उसके अंदर भी माहौल साजगार रहे, तो इसमें अल्टीमेटली एक न्यूट्रल शख्स, पॉजिटिव शख्स, वो प्रोग्रेसिव शख्स, वो इसका कराची का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि फिर उसी तरीके से मैं बड़े अफसोस से कहना चाह रहा हूँ, ये कि 2-3 रोज से जो हमें इनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, हमने बड़े खुले दिल से वेलकम किया। हम चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि अपनी अपनी सियासत अपनी जगह, लेकिन डेवलपमेंट कमेटी ने इकट्ठे मिलकर काम करना है, हमने वेलकम किया इनको। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटर के इशू के ऊपर हर रोज नए नए शोशे छोड़े जा रहे होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए कराची को फतह करना चाहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए हमारे मैंडेट को तबाह करना चाहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए मैनिपुलेट करके कराची में कोई अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जो कि अभी तक इन्हें 40 सालों में कराची में जगह इनको नहीं मिल सकी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बेहतर यह है कि मुल्क चलेगा तो कराची चलेगा, कराची चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा, क्योंकि 65% रेवेन्यू कराची से आता है, उसके बाद 90% सिंध का रेवेन्यू कराची से जाता है। कराची के ऊपर मतलब सियासत हमें करें, इलेक्शन के वक्त में करें, लेकिन कराची की तरक्की के लिए हम सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर के ऊपर। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटर ठीक होगा, एडमिनिस्ट्रेटर पहले जैसों की तरह नहीं होगी, जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर लगते थे आखिर में सब नैबजुदा हो जाते थे। मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्होंने कराची को लूटा है, कराची को चूसा है, कराची को तबाह किया। आज देखिए ना, सरजानी टाउन से लेकर डिफेंस, खोखरा पार्क से लेकर नाजमाबाद, न्यू कराची से लेकर कोरंगी, कोई इलाका नहीं बचा हुआ। मैं आज PTV के जरिए ऐड करता चलूं कि सिंध के कई ब्लॉक के अंदर तबाह बर्बादी है और ये हम कहीं फंसे हुए हैं यहाँ। और सिर्फ कल से, ये बड़ा जुल्म की बात है, कल से CBC कैंटोनमेंट मैं आपको क्लियर करता चलूं, CBC और कैंटोनमेंट सब पानी निकले कैसे, चूंकि जो मलीर नदी उसके ऊपर कचरा डाल दिया गया है, उस पर मलबा डाल दिया गया है, उसको भर दिया गया है, तो वो पानी निकले। मैं 2 रोज वहां से लाशें निकालता रहा हूँ पानी में रह के। तो बात सारा इल्जाम ठीक है, CBC जिम्मेदार है, DHA जिम्मेदार है, कैंटोनमेंट दूसरी जिम्मेदार है, लेकिन ये बारिश का पानी ये नालों पे जो पिछले 12 साल के अंदर ये पूरे कराची के नालों पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई। जिस अंदाज से वज़ीर आला सिंह ने कहा कि मैं अफसोस है कि हमने कराची के नालों पे कंस्ट्रक्शन हो गई, कब्जे हो गए। तो भाई 12 साल, या तो आपने इस जो कुछ हुआ इसमें आप शामिल थे, इसका मतलब फिर तो आपने करप्शन की। चले भी 2 मिनट के लिए मान लेते, आपने नहीं की। अगर नहीं की तो आपने नाअहली की, आप नाअहल थे। बाकी आपके यहाँ पे पता है कच्ची आबादियों में एक कमोड को लगाता है ना, गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे कमोड लेके जाता है, पुलिस की 2 मोटरसाइकिल सवारों से पीछा करते हैं, वो घर में जाता कहते हो इंक्रोचमेंट हो रही है, आप तो कब्जा कर रहे हो।
جبکہ بڑی بڑی بلڈنگ، یہ جو بلڈنگز کا سمندر، یہ نالوں پہ قبضے، یہ انلیگل لینڈ الاٹمنٹ، جس کی وجہ سے کراچی کے پانی کے رخ مڑ گئے ہیں۔ پہلے صدیوں سے نالے ہوتے تھے، پانی آتا تھا، زیادہ پانی آتا تھا اور نالے سے نکل جاتا تھا۔ اب وہ زیادہ بارش آتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے اور شہر میں گھس جاتا ہے، اس لیے کہ نالوں کے اوپر یہ بات صحیح ہے، یہ تو بات آپ کی صحیح ہے۔ نالوں پہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے، جی انکروچمنٹ ہو گئی، اور اب اس کو انکروچمنٹ کو ختم کر رہا ہے۔ دامرا صاحب یہ مجھے بتائے گا، کراچی کے لوگوں کے جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا میں، بڑے انفارچونیٹلی بہت ہی نامساعد حالات ہیں، لوگوں کی بہت سا مالی نقصان بھی ہوا ہے، جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ سندھ حکومت ریلیف پیکج کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ لوگوں کو، میں انٹرویو سن رہا تھا، لوگوں نے، کسی نے اپنی بچی کا جہیز اکٹھا کیا ہوا تھا، عتیق میر صاحب جو انجمن تاجران پاکستان کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں 25 ارب روپے کا لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ لوگوں کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے، کیسے ریلیف دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی شیخ صاحب نے جو بات کی نالوں کے اوپر انکروچمنٹ کی، یہ ایک سیریس ایشو ہے، اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو نالوں میں کے اوپر انکروچمنٹ بھی کر گئے جب ان کے پاس پاور تھا۔ یہ انکروچمنٹ آپ لوگ بھی تو سر 12 سال سے ہیں، تو آپ لوگوں سے پھر سوال ہوگا کہ وہ لوگ ڈھونڈ کے لائیں، ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لائیں سر۔ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آج جو بے اختیار میئر اپنے آپ کو کہتا ہے، بے اختیار، جو روتا پھرتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ ذرا بتائیں اپنے پروگرام میں کہ اس کو پیسے کتنے ملے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے؟ آیا 1% نہیں ملا؟ 1 لاکھ روپے ملے؟ 1 کروڑ روپے ملے؟ 1 ارب روپے ملے؟ کتنے پیسے ملے؟ آئندہ یا کل اپنے پروگرام میں اس کو موضوع ضرور بنائیں۔ اور دوسری بات، ہم نے انکروچمنٹ ختم کرنے کی بالکل کوشش کی تھی۔ کئی شادی ہار جو تھے، جب وہ پارکوں کے اوپر قبضے میں گرائے گئے تھے تو ہمارے خلاف جلوس نکلے تھے سندھ گورنمنٹ کے کہ آپ تہذب پرست ہیں، آپ شہری دشمن حکومت ہیں، اس لیے آپ شہریوں سے ظلم کر رہے ہیں، اور نچلی سطح کی عدالتوں سے وہ لوگ اسٹے لے کے بیٹھ گئے۔ اب ان اسٹے کا کیا کیا جائے؟ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کراچی کے حوالے سے۔ ابھی جو ڈی ایچ اے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی کمیٹی بنتی ہے تو ہم اس کا حصہ ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر کراچی کے نالوں میں بجری اور یہ ریتی ڈالنے کی کہانی اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو یہ بات دور تلک چلی جائے گی۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کے اگر اس انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے تو یہ پانی چلا جائے گا۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ بارش ہوتا ہے تو پانی ہوتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی ہوتا ہے، تو یہ تو عملی طور پر بات سامنے آ گئی کہ یہ ڈیزاسٹر کیوں کہہ رہے ہیں۔ جب بارش، تاریخی بارش ہوئی اور انہوں نے نقصان کیا، بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوا، اس بات کو بھی مانتے ہیں، اور پورے صوبے میں، کراچی سمیت پورے صوبے بھر میں سندھ گورنمنٹ نے، ابھی تو ریسکیو کا کام ہو رہا ہے، سروے ہوگی، جتنا بھی نقصان ہوا ہے چیف منسٹر صاحب نے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن بالکل ہوا ہے، مگر سندھ گورنمنٹ اس سارے ڈیزاسٹر میں اکیلے تنہا کام نہیں کر سکے گی، اس کے لیے وفاقی حکومت کے تعاون کا درکار ہے۔ اگر بات یہی ہوگی کہ جی 18th امینڈمنٹ ہے تو پھر وفاق کو ختم ہونا چاہیے۔ جو آپ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں، وہ جو حکومت کے ترجمان ہے، وزیر اطلاعات ہے، ان کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی بات چیت ہوتی ہے، ڈیلی جو ہے پی ایم کو اس حوالے سے رپورٹ ملتی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ تو کنسرن شو کر رہی ہے نا۔ آپ لوگ بھی ذرا کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر کے آپس میں بات چیت، رابطے بحال کریں، کراچی کی سطح پہ، سندھ کی سطح پہ، فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ، کراچی کی عوام کے لیے، تو ذرا معاملات زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ میں عرض کروں اس کے لیے، دیکھیں صوبائی گورنمنٹ نے ہمیشہ ڈی ایم سی اور کے ایم سی کو آن بورڈ لے کے، ابھی بھی نالوں کی صفائی ہو رہی تھی، مگر بیچ میں آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ این ڈی اے میں کرے گی، اور میئر کراچی نے جہاں تک یہ بات کئی مرتبہ کی ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ ہم سے مل کے نالے صاف کر رہی ہے، اور اگر انہوں نے شکوہ کیا ہے صوبائی گورنمنٹ سے تو ان کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے شکوہ کیا۔ ہاں، اگر پرائم منسٹر صاحب کراچی کے اس مصیبت زدہ دنوں میں کراچی کے عوام سے ہمدردی کے لیے آئے اور انہوں نے ایک آئینی صوبائی حکومت سے بات کرنا پسند کی، جس طرح وہ ماضی میں آئے کرونا کے حوالے سے لیٹ کر کے آئے، مگر وہ لاڑکانہ چلے گئے، صوبائی حکومت سے ملنا پسند نہیں کیا، اگر وہ صوبائی گورنمنٹ کو آن بورڈ لیں گے، شیڈول میں ملاقات شامل کریں گے، تو بالکل صوبائی گورنمنٹ فیڈرل کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے یہ بتائے گا، میڈیا میں آ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب رواں ہفتے کراچی آ رہے ہیں، جلد آ رہے ہیں، اور ملاقاتیں ہوں گی، اور سندھ گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ سندھ گورنمنٹ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی؟ دیکھیے، ایک تو جو فوراً آنا تھا اس کے حوالے سے تو آج ہی جو گورنر صاحب کو اسلام آباد بلا لیا تھا، آج کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں
कराची ट्रांसफॉर्म करने के हवाले से, वो तो मीटिंग जो फौरी होनी थी वो तो हो गई, लेकिन पीएम जरूर आएंगे, उन्होंने आना है यहाँ, बाकी हम सब ऑन बोर्ड हैं, पूरी टीम ऑन बोर्ड है। एनडीए में देखिए फेडरल गवर्नमेंट जहाँ काम कर रही है, कोरोना के अंदर भी 60 अरब रुपए सिंध में दिए, प्राइम मिनिस्टर आए या नहीं आए ये कोई क्वेश्चन नहीं होता। सिस्टम काम करता है कि नहीं करता, मशीनरी काम करती है नहीं करती, इदारे काम करते हैं नहीं करते। 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए जी, प्राइम मिनिस्टर के आने ना आने कुछ नहीं होता। बात ये है कि अभी ओनरशिप होती है ना, सिंबॉलिक शायद इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना। आज भी जो है एनडीएमए के चेयरमैन मौजूद थे, गवर्नर साहब मौजूद थे, अली जैदी साहब मौजूद थे, एनपीओसी के हमारे प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब मौजूद थे। तो तमाम कल भी मीटिंग हुई थी, कल भी बड़ी डेली बेसिस पे। और देखिए दुनिया तेज हो चुकी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर 3 रोज पहले एमपीएमएनए से हमसे मीटिंग हुई थी, तो तमाम लोग ऑन बोर्ड है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर मीटिंग जारी है, रास्ते जा रहे हैं, एक एक मिनट की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली वजीर आजम के पास होती है। लेकिन ये वो वजीर आजम है जो कि अपने वर्कर से, अपनी टीम से, अपने लोगों से उनके मैसेज तक देख रहा होता है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा जिंदगी में कोई, जो इस लेवल तक उन्हें नीचे की एक एक चीज की मालूमात होती है, वो सबसे रास्ते में होते हैं, एक एक शख्स की तकलीफ परेशानी उनकी नॉलेज में होती है। तो तमाम इदारे रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के आप देखें, रेस्क्यू में सबसे आगे कौन नजर आया? फौज नजर आई, एनडीए नजर आई, ये इदारे नजर आए, नेवी नजर आई, रेंजर्स नजर आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे हैं ना। मैं माजरत के साथ कहूंगा, जहाँ हजारों मुलाजिम केएमसी में थे, हजारों डीएमसी में थे, हजारों वाटर बोर्ड में थे, हजारों सॉलिड वेस्ट में थे, इन इदारों के मुलाजिम कहीं नजर आए? वो भी नजर नहीं आए। वो जो इन्होंने एक बनाई थी अपनी, क्या थी वो पुलिस बनाई थी, मकामी पुलिस, इन्होंने एक वो केएमसी वालों की थी, पता नहीं क्या थे वो, वार्डन सिटी वार्डन, वो रोडों पर नजर नहीं आए और फौज नजर आ गई। बात ये कि हजारों मुलाजिम हमारे, हम तो देखिए हमारे पास मैंडेट जरूर, एक एमपी-एमएलए ने गटर नहीं साफ करवाना, उसमें रोड नहीं डलवानी, वो तो मुतासिर है, उसने तो ये काम करवाने हैं। ये काम करना चाहिए, हुकूमत ने करना, सिर्फ की हुकूमत ने करना है। और ये कहना चाहिए इसमें सिर्फ 10 अरब डॉलर मिलेंगे तो काम होगा, ऐसी बात नहीं है। हर साल एडीपी होती है, हर साल एनएससी के तहत पैसे मिलते हैं, हर साल डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ है? आपको भी पता, मैं इस वक्त उस माहौल को नहीं लाना चाह रहा, आप सबको पता है जो पैसा आता है तो वो जाता किधर है, ये सबको पता है। जाता किधर, ये आपका सवाल है। दादा साहब ये बताएगा कि जैसे अली माजिद शेख साहब कह रहे हैं पैसा आता है, जाता किधर है? टूवर्ड्स दी एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हमें नजर नहीं आए। मैंने मुराद अली शाह साहब को देखा, मैं नासिर हुसैन शाह साहब को देखा, मुर्तजा वहाब को सड़कों पे देखा काम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ हैं? देखें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सारी डायरेक्शन मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर साहब तो वो भी तो नजर, उनको भी तो आना चाहिए। रियासती इलेक्शन तो लड़ा था ना बिलावल साहब। प्राइम मिनिस्टर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका, देखिए सिंध आपका किला है, यहाँ से आप तीसरी दफा जीते हैं, सवाल तो बनता है ना बिलावल साहब के हवाले से। नहीं, बिल्कुल मैं आपका थैंकफुल हूँ, कम से कम आपने ये तो कंपेयर कर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ना है तो आप उस बात को सवाल ना करें, बिलावल पे करें। और बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ी सवाल आपने जो उठाया वो अली माजिद शेख साहब से मैंने खुद तो किया सवाल, आपके सवाल को फॉरवर्ड किया। दूसरी बात मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, अली माजिद शेख साहब ने कहा कि यहाँ पर काम हो रहा है, जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आए। जी जनाब, अगर इस तरह के सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर का आना जरूरी नहीं होता है तो फिर हम भी नहीं कहते कि हरू भरू प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाते। ये बात पीटीआई कौम को बताना चाहती है, खासतौर पर कराची के अवाम को बताना चाहती है, और वो कराची जो उनका हल्का इंतखाब भी है प्राइम मिनिस्टर का, मगर उसके बावजूद अगर समझते हैं कि नहीं जनाब मेरा आना इतना जरूरी नहीं है। मगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, जिस तरह आपने बिलावल साहब की बात की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक रखते हैं? कराची से ताल्लुक है। किसको पता नहीं कि वो किस तरह बोट लेके आए थे माजी में बारिश होगी कि वो बेचारी बोट चल भी नहीं रही थी क्योंकि इतना पानी भी नहीं था। आज कराची की सूरत हाल क्या है? देखिए, आना या ना आना अलग बात है, मगर ये जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है कि एनएससी के पैसे मिलते हैं, मैं अगेन कहता हूं कि सिंध के जो आईनी पैसे हैं वो आपने रोके रखे हैं, वो आप रोक के रखें। मगर इस कंडीशन में फिर आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी ये इल्जाम न लगाएं कि ये सारी बातें नहीं हो रही। मैं अगेन कह रहा था कि इस प्रोग्राम में कोई ऐसी बात ना हो कि हम कहें कि हम अच्छी बात है। और इसी पॉजिटिव नोट पे दामरा साहब, आज दामरा की भी है और तमाम जो सूबाई और वफाकी हुकूमतों की भी है, मगर जो लोकल बॉडीज के लोगों को पैसे मिले, मेयर को पैसे मिले,
मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा चलो हूँ। वो हम फिर एक दफा एक प्रोग्राम एक और रख लेंगे आज दावरा साहब, बस मेरे सेगमेंट का खत्म हो जा रहा है। यूनियन कमेटी को 60 लाख पर ठीक है दावरा साहब, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर आजिज दावरा साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अलीम आदिल शेख साहब बात कर रहे थे। व्यूअर्स, अहम नुकता है और इस पे इन दिनों विफाक और सिंध का बेहतर इश्तराकी अमल नागुज़ीर है और प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से भी आ रही खबर कि 3 सितंबर को गालिबन वो कराची जाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सब कराची में नजर आए क्योंकि वहां से उनकी नुमाइंदगी भी है। लेकिन अब हम ब्रेक लेने से कबल आपको बताते चले, हम बात करेंगे मलिक अमीन असलम साहब से जो मामले खसूसी हैं बराए मौसमियाती तब्दीली, और उनसे जानेंगे कि ये जो गैर मामूली बारिशों का स्पेल है, ये जो तुग़यानी आ रही है और ये जो नशेबी इलाकों में पानी आ जाता है, तो अब हमें कैसी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं उसमें क्लाइमेट फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स को कैसे खड़ा करना है और हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, ये सब कुछ हम जानेंगे। एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए, उसके बाद आएंगे तो मलिक अमीन असलम से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। सच के साथ रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए। और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो मानसून बारिशों का गैर मामूली सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दरियाओं में तुग़यानी है, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और कराची समेत बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग है, तो बहुत से माहिरीन की राय है कि ये मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं। अमीन असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमीर साहब बताइएगा, ये जो आजकल के हालात हैं जिनकी वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना है, बहुत सी कीमती जानें जा चुकी हैं और अरबा रुपए का माली नुकसान हुआ है, ये मौसमियाती तब्दीली के असरात का तदारुक कैसे मुमकिन है? ज़ाहिर बात है कुदरत से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन नुकसानात को कम करने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जा सकती हैं आपकी राय में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो इस वक्त कराची में गैर मामूली किस्म के वाक़यात हुए हैं, ये बिल्कुल जो हमारी क्लाइमेट चेंज है दुनिया में जो हो रही है, ये उसी के असरात में से शामिल है जी। और इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो आपकी मानसून का रेंज हैं उनका स्पेशियल और टेम्पोरल दोनों शिफ्ट्स हुए हैं। अच्छा। जिसका मतलब ये कि टेम्पोरल का मतलब ये कि जो टाइम था मानसून का उसके अंदर शिफ्ट आ रहा है। बारिशें जब होती थी पहले, अब नहीं हो रही हैं, और जब नहीं होती थी तब हो रही हैं, और इसके हमारे ज़राअत के ऊपर असरात हैं। इसी तरह ये स्पेशल शिफ्ट हुए हैं और दो उसमें बड़े सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो कि हमें हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज स्टडी सेंटर है, इम्पैक्ट स्टडी सेंटर, उन्होंने बताया है। वो ये है कि एक तो ये जो मानसून हैं ये नॉर्दर्न एरियाज और चित्राल की साइड पे पिछले कुछ सालों से जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं जाते थे। अच्छा। और वहाँ पर जाकर ये जो ग्लेशियल मेल्ट होता है उसके अंदर ऐड हो जाती है और फिर उससे फ्लडिंग होती है। और दूसरा जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज है वो ये आ रहा है कि पहले मानसून बे ऑफ बंगाल से होके और इंडिया के ऊपर से ट्रैवल करके फिर कराची पहुंचते थे, तो जब तक कराची आते थे तो इनका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी टूट चुकी होती थी। लेकिन अभी ये देखा गया कि गैर मामूली तौर पे ये डायरेक्टली ओशन से कराची के अंदर लैंडिंग कर रहे हैं मानसून रेंज जो है, और उसकी वजह से जो क्वांटम ऑफ रेन है वो बढ़ गया है। अब अगर आप देखें तो जो इंटेंसिटी है मानसून की वो भी बढ़ गई है, और जो फ्रीक्वेंसी है गैर मामूली
वाकयात की, जिस तरह के इस बार हुआ और एक रिकॉर्ड दिन में बारिशें हुई, वो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, दुनिया में हर तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से ये असरात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि मुतासर तरीन ममालिक में से है, तो ये ट्रेंड्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं यहाँ पर कराची के हवाले से। अब आपका अगले सवाल का पार्ट ये था कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जिस तरह आपने सही फरमाया कि कुदरत से लड़ नहीं सकते, ये कुदरती एक सिस्टम है जो कि तमाम दुनिया में रूनमा हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसके लिए तैयार होना या इसे अडेप्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके 2-3 किस्म के उसके तरीक़ाकार हैं। एक तो ये वो भी आपने जो बात की कि जो हमने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया हुआ था कराची का, उसको भी बंद कर दिया है हमने। जो नाले थे उनके ऊपर तजावुज़ात करके बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, और जो सीवरेज और जो हमारा स्टॉर्म ड्रेन्स होते थे उनके अंदर सीवरेज फेंक के उनको भी ब्लॉक कर दिया है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर कराची जैसे शहर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा ये बात है कि जब ये डिजास्टर स्ट्राइक कर जाता है तो उसके बाद उसके लिए प्रिपेयर्डनेस करना और उसके लिए तैयारी करना और उसके जो असरात होते हैं उनसे निपटने के लिए, जिस तरह आजकल की सूरत हाल है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और उसमें हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ये सबसे अहम किरदार लोकल गवर्नमेंट्स जो कि लोकल लेवल पे होती हैं उनका है कि वो इसमें उनको इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो इस किस्म की आफात से निपटने के लिए इक्विप्ड हों। और तीसरा तरीक़ाकार ये है कि जो ये पानी जो कि ज़ायद पानी आ रहा है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, इसकी किसी तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको अब प्लान कराची के लिए करना पड़ेगा, और इसको क्लाइमेट कंपैटिबल डेवलपमेंट कहते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि कराची के लिए वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो गवर्नमेंट तैयार कर रही है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का अशद ज़रूरी है कि वो क्लाइमेट कंपैटिबल हो, और ये जो क्लाइमेट चेंज की रियलिटी है, मौसमियाती तब्दीलों की रियलिटी है, इसको देख कर बनाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, प्लानिंग भी, और फ्यूचर के जो आपके इस आफात से निपटने का जो तरीक़ाकार है उसको भी ये देख कर तैयार किया जाए। अमीन साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपने इसकी मुख्तलिफ जो जहतें हैं क्लाइमेट चेंज की उसके बारे में जिक्र किया। जानना मैं चाहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद अब बहुत से इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को मिल गए हैं, और जो वजारत पहले माहौलियात थी अब मौसमियाती तब्दीली है, ये भी गालिबन डिवॉल्व हो गई है। तो क्या फ्रेमवर्क है, आप चूंकि एपिक्स बॉडी हैं और पॉलिसी मेकर हैं, ये जो आप बता रहे हैं कि अब स्टडीज है, और आपने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि ये पहले से एक तरीके से तय हुआ था कि जी बे ऑफ बंगाल के बजाय डायरेक्ट कराची ओशन को हिट करी, जिसकी वजह से कराची में 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और अब 7वें मूनसून स्पेल की भी बातें हो रही हैं कि शायद आज शब से शुरू हो जाए। तो इससे पहले ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसका फ्लो नहीं होता, अगर आपकी इन्वायरमेंटल चेंज या क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उससे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मुतल्लिका सूबाई महकमों को जाता है कि उस हवाले से तैयारी करें, या जो मनसूबा बंदी कर रहे हैं वो बरवक्त कर लें? देखिए, इसमें मनसूबा बंदी के लिए हमने एक क्लॉज डाला था तमाम जो प्लानिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कि उनके अंदर उस वक्त तक PC1 अप्रूव नहीं होगा जब तक वो प्लान क्लाइमेट कंपैटिबल ना हो जी। और ये इसका मकसद ये था कि यहाँ पर कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिट होता है जब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आफात आती हैं, सबसे बड़ी कॉस्ट और सबसे बड़ा हिट जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गलत बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है कि जो अगर आपको पता है कि एक जगह पे फ्लड आना है, आप उस फ्लड के बीच में जाके जमीन रिकवर करके वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो वो तो गिरनी ही गिरनी है। इसी तरह नालों के ऊपर, ड्रेन्स के ऊपर अगर आप तजावुज़ात करके बिल्डिंग्स बना देंगे तो वो ब्लॉक भी होंगी और उन बिल्डिंग्स को भी नुकसान होगा ही होगा। इसलिए ये प्लानिंग का एक क्लॉज है कि इसमें हमने ये डाला हुआ है कि सब डेवलपमेंट क्लाइमेट कंपैटिबल होनी चाहिए। अब 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ ये कि पैसे फेडरल गवर्नमेंट तो है होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पैसे हैं वो प्रोविंस को दे दी जाते हैं, उनके अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट्स और वो P&D डिपार्टमेंट्स के तहत वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो इसलिए अब लोकल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों को इस चीज़ का अशद ज़रूरत है कि वो अपनी ये क्लाइमेट कंपैटिबल डेवलपमेंट
کے क्लॉजेस को अपने उस डेवलपमेंट पैराडाइम में शामिल करें, क्योंकि इसके बगैर डेवलपमेंट हो नहीं सकती पाकिस्तान में। अब ये एक रियलिटी है जो कि पाकिस्तान ने फेस करनी है, ऑलरेडी कर रहा है पाकिस्तान, और इसके आने वाले दिनों में इसके असरात बढ़ते जाएंगे। और अगर हमने ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में चले गए कि अपना सर जमीन में दे दिया और सोचा कि ये शायद कहीं चला जाए, देखिए कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज है तमाम दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन इसका तो फिर भी इलाज है। लेकिन क्लाइमेट चेंज उससे भी बड़ा चैलेंज है और ये लॉन्ग टर्म चैलेंज है। इसने एक दिन में इसका कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि कोई वैक्सीन निकल आई तो क्लाइमेट चेंज जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी सिस्टम में ऐसे असरात पैदा कर चुका है जिससे मौसम तब्दील हो गए हैं, और पाकिस्तान उसके असरात में बहुत टॉप 10 कंट्रीज में आता है। इसलिए हमने अपनी प्लानिंग को ये मद्देनजर रख के अब प्लानिंग करनी है कि ये एक रियलिटी है, इसको हमने फेस करना है और इसके लिए अडेप्ट करना है हमने। तो इसमें जिस तरह मैंने आप बताया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तमाम अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा, उनको क्लाइमेट कंपैटिबल करना पड़ेगा, और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी वहाँ पर कराची के अंदर एक इसमें बड़ा फाल किरदार अदा करना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ पर तैयार है कि अगर हमारे से उनको गाइडेंस चाहिए, हमारे से उनको कोई भी हेल्प चाहिए, हम उसके लिए बिल्कुल उनको देने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि पैसे उनके पास चले जाते हैं, PND के प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाते खुद हैं वहाँ पे, इसलिए इसमें लीड रोल 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस को लेना पड़ेगा एट दी इम्प्लीमेंटेशन। आपने बिल्कुल सही कहा फेडरल गवर्नमेंट जाके आजकल NDA में वहाँ पर गई भी और वो डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर जो फैक्टर्स हैं उनके साथ डील कर रही है, लेकिन प्री डिजास्टर जो प्लानिंग है वो प्रोविंस की जिम्मेवारी है। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि नशेबी इलाकों पे करोड़हा मालियत के इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, चाहे वो रिहायशी स्कीम्स हैं, चाहे वो कमर्शियल स्कीम्स हैं, और जो स्ट्रॉम्स के रेन स्ट्रॉम्स के जो नाले बनाए गए थे उनके बहाव को रोका गया, जिसकी वजह से 5 रोज के बाद भी कराची में मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हुआ है, और उस पानी खड़ा होने की वजह से बिजली का निज़ाम जो है वो भी तातुल का शिकार है। तो इन सब की मनसूबाबंदी अब करनी है। आपने खुद भी जिक्र किया और आज जो बेन खबर भी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है उसको हतमी शक्ल देने का ऐलान किया है। तो आपकी इनपुट तो उससे बड़ी कलीदी अहमियत की हामिल होगी आज की मीटिंग में या आने वाले दिनों में, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार करता है। तो अपनी इनपुट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी अब जिम्मेदारान से हमारी बात होती है वो रोना माजी का रोते हैं कि जी उस वक्त किसी ने देखा नहीं, चाइना कटिंग हुई, नशेबी इलाकों में जो प्लाजस थे उनको खत्म, घर थे उन्हें खत्म करके प्लाजस बना लिए गए, और अब तो जो बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की स्कीम्स है वहां भी कमर तक पानी खड़ा हुआ है। तो इस चीजों की अब मेरे ख्याल में पेशबंदी की सबसे अहम जरूरत है इस वक्त। आप इससे मुत्तफिक होंगे मलिक अमीन असलम साहब? जी बिल्कुल मुत्तफिक होऊंगा, और मैं ये कल कैबिनेट में भी बात करूंगा कि जो चाइना अपना आप कराची का ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान है, इट हैज टू बी अ क्लाइमेट कंपैटिबल ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान। तो जहाँ तक आपने चाइना कटिंग वगैरह की बात की, तो वो जमाना अब चला गया कि चाइना कटिंग करके वहाँ पर आप जिंदगी बसर कर सकेंगे, क्योंकि ये अब इस किस्म का मसला है कि जिसमें आपको ये देखना है कि आपके ऊपर प्रॉपर ड्रेनेज का, आपका जो स्टॉर्म ड्रेन्स का निज़ाम है, वो सीवरेज का निज़ाम है वो अलहदा है, और इनको तमाम को जिस तरह ओरिजिनली होता था कराची में और फिर ख़राब हो गया, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इस वक्त स्टडी आई है हमारे पास, उसके अंदर एक तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी वल्नरेबल है और दुनिया के टॉप 10 ममालिक में आते हैं, और इस वक्त 5वें नंबर पे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन विद इन पाकिस्तान 2 एरिया सबसे ज़्यादा हमारे वल्नरेबल हैं। एक हमारा नॉर्थ, जिसमें KP और आपका नॉर्दर्न एरिया आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे ग्लेशियर हैं और वो पिघल रहे हैं, और उधर और वहाँ भी काफी तबाही हुई है इन बारिशों की वजह से। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल आ रहा है वो सिंध का प्रोविंस है जी, वो सिंध का प्रोविंस है, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक तो ये कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है, मानसून के शिफ्ट हो चुका है जो कि डायरेक्ट लैंडिंग कराची में कर रहा है, और इसके साथ साथ वहाँ पे एक और असर बहुत ज़्यादा है कि जो दुनिया के जो ग्लोबल हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पर शदीद गर्मी पड़ सकती है, उनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो सिंध में हैं, जिसके अंदर आपका मीरपुर खास है, सखर है और हैदराबाद है। इसलिए सिंध की गवर्नमेंट के पास अब चॉइस नहीं रहेगी
کہ وہ اس کو موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کو لائٹلی لیں، بلکہ ان کو اپنی تمام ڈیولپمنٹ پیراڈائم کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز ایسی ڈیولپمنٹ جس میں کلائمیٹ چینج کے اثرات کو وہ مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق اپنے ڈیولپمنٹ پلان کریں۔ اچھا، یہ مجھے امین اسد صاحب بتائے گا کہ جو پریڈکٹیبلٹی ہے آج کل تو ویدر فورکاسٹ کی بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے، کچھ ہم نے اس حوالے سے یہ بھی گفتگو سنی میڈیا میں، اور سندھ حکومت کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ میٹ آفس نے جو بارش کی شدت ہے اس کے بارے میں جو ان کی پریڈکشن تھی غالباً وہ اتنی ایکوریٹ نہیں تھی جس حوالے سے ان کی پریپیئرڈنس ہونی چاہیے تھی، اسپیشلی جو چھٹا اسپیل آیا ہے لاسٹ ویک۔ تو اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا میٹ آفس ہے اس کی پریڈکٹیبلٹی اور ان کی جو انسٹرومنٹس ہیں وہ ایکوریٹ ہیں اور ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنی ملی میٹر بارش ہوگی یا کتنے عرصے کا ریکارڈ ٹوٹنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی پریڈکٹیبلٹی کا لیول جو ہے بڑھانے کی ضرورت ہے، زیادہ ویدر اسٹیشن بنانے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ایک $60 بلین کا لون ہے جو کہ ابھی ورلڈ بینک نے اپروو کیا ہے فار میٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کرنے کے لیے، اور اس میں نئے ویدر اسٹیشن لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری منسٹری کے تحت 40 نئے اسٹیشن لگائے جا رہے ہیں جو کہ گلیشیئرس کے اوپر لگ رہے ہیں، گلیشیئرس کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے، کیونکہ پانی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، 80% پانی گلیشیئرس کی میلٹنگ سے آتا ہے۔ لیکن جو مانسون کی جو یہ ایک پیٹرن ہے انپریڈکٹیبل، یہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پریڈکٹیبلی انپریڈکٹیبل ہے، یعنی کہ یہ آپ صرف پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انپریڈکٹیبل ایک جو ہے وہ فنامنا ہے۔ تو مانسون اٹ سیلف از این انپریڈکٹیبل فنامنا، اس کے اوپر کلائمیٹ چینج آ گیا ہے جس کو بھی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ دا اونلی تھنگ یو کین پریڈکٹ از کہ ایسے ایونٹس، دس از ناٹ دا فرسٹ ون اینڈ دس از ناٹ دا لاسٹ ون، ایسے ایونٹس ہوں گے، ان کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے۔ یہ ہمارے پاس پریڈکشن ہے کہ پچھلے 10 سال میں جہاں پر 6 ایونٹ ہوئے تھے، مطلب 2000 سے 2010 تک 6 ایسے انپریڈکٹیبل ایونٹس ہوئے تھے، 2010 اور 20 کے درمیان 18 ہوئے ہیں، مطلب 3 گنا ان کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے، یہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایونٹس ہونے ہیں، آئندہ بھی ہونے ہیں، فیوچر میں بھی، اور ان کے لیے پلاننگ ضروری ہے، ان کے لیے تیاری ضروری ہے، اور ان کے لیے جو ان کے پریونٹیو میجرز ہیں ان کے اوپر کام کرنا اور میں امیر صاحب، یہ جو لوگوں میں بھی سیوک سینس بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنا جو گند ہے یا جو سیوریج کا سسٹم ہے وہاں پر آبادیوں کو بسایا جائے جہاں پر یہ سسٹمز بھی موجود ہوں۔ بہت سے کراچی کی چونکہ اس وقت ہاٹ سپاٹ ہے اور وہاں پر سارا فوکس ہے کہ تمام سیوریج کا پانی وہ بھی نالوں میں جا رہا ہے، اور اب جو یہ پانی بہت زیادہ آیا تو گھروں میں بھی داخل ہو گیا اور حفظان صحت کے لیے بھی بڑا مضر ہے۔ تو یہ سیوک سینس، اور دوسرا جو گرین پاکستان کی اسکیم ہے، شہروں میں بھی درخت اور پودے لگانے کی آپ لوگوں نے ایک کیمپین لانچ کی ہوئی ہے، وہ کتنی اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس فینومینا کے اثرات میں کمی لانے کے حوالے سے جو مضر اثرات ہیں؟ دیکھیں، اس میں آئی تھنک سب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اربن ایریاز کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ نہ صرف اس پانی کو ہم کسی طریقے سے اسٹور کر سکتے۔ جس طرح لاہور میں ایک بڑا زبردست ایک پروگرام سٹارٹ ہوا ہے جس میں ابھی اس میں یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے جو لاہور کے ڈپریشن پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کیا، اور ان ڈپریشن پوائنٹس کے نیچے بڑے بڑے سبمرج ٹینکس بنائے ہیں جس میں ہزاروں گیلن پانی، ایک ابھی جو پہلا اس کا تجربہ کیا گیا وہ لارنس گارڈن کے نیچے کیا گیا ہے جہاں پر ایک نیچرل ڈپریشن پوائنٹ تھا، پانی ہر سال کھڑا ہوتا تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ ہر سال وہ بڑے ربڑ والے بوٹ پہن کے ہمارے لیڈران جو ہیں وہ نکلے ہوتے تھے، اور پھر وہ بارش وہیں کھڑی رہتی تھی اور ربڑ بوٹ پہن کے وہ گھر آ جاتے تھے، اس کا سلوشن نہیں ڈھونڈتے تھے۔ یہ ون آف دا سلوشنز ہے کہ وہاں پر سبمرج بہت بڑا ٹینک بنایا گیا، اور اس سال اس کی ٹیسٹ رن ہوا ہے جو بڑا کامیاب رہا ہے، کیونکہ اس پر پانی نہیں کھڑا ہوا اور وہ پانی انڈر گراؤنڈ ٹینک میں چلا گیا رین واٹر کا، اور اس رین واٹر سے اب آگے وہ لارنس گارڈن کی پودوں میں کے لیے استعمال کریں گے اس کو۔ اب اس کی سکسیس کے بعد 25 اور ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی یہی چیز ریپلیکیٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک سولوشن ہے۔ اسی طرح آپ کے ریورس ویلز ہوتے ہیں جو کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ کھود دیے جاتے ہیں تاکہ وہ پانی بارش کا واپس زمین کے اندر لے کر جائیں اور گراؤنڈ واٹر ایکویفر کو جو ہے وہ سیراب کریں۔ اسی طرح ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ اسپونج سٹیز کا آج کل کانسیپٹ آیا ہوا ہے
کہ کنکریٹ کم سے کم رکھا جائے اور گرین زیادہ رکھا جائے. جب وہ گرین زیادہ رکھتے ہیں تو وہ اسپونج کی طرح ہوتے ہیں اور وہ بارش کے پانی کو ابزارب کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے سولوشنز ہیں جو لوکل آپ کے لیول پہ بھی ہیں. آپ نے اربن فارسٹری کی بات کی ہے تو وہ بالکل اربن فارسٹری ہمارے 10 بلین ٹری سونامی کا حصہ ہے. اور لاہور میں اگین ہم نے اس کا ایک نیا میتھڈ جو میاں واکی میتھڈ ہے جاپنیز، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے زمین کی پریپریشن اس طرح کی جاتی ہے کہ بہت جلدی فارسٹ جو ہے وہ اگ جاتا ہے اور اربن فارسٹ اگ جاتا ہے، اور 8-10 کنال کی زمین چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. تو اس کا ہم نے پہلا ٹرائل ہم نے وہاں پر لبرٹی مارکیٹ میں کیا ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے منو گروپ والے، ان کے ساتھ مل کے بہت کامیاب رہا ہے وہ. اور اس میں بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 3-4 فٹ جو ہے وہ نیچے بھوسا بھی ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر رائس ہسک بھی ڈالا جاتا ہے، اور اس کو نا ایک اسپونج کی طرح تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ پانی کو ریٹین کرے، پھر آہستہ آہستہ پودوں کو دے، اور اس سے پودوں کی جلدی گروتھ ہوتی ہے. اب اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تقریباً 75 اور سائٹس پہ لاہور میں. یہ میاں واکی اربن فارسٹ جو ہے ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں انفارچونیٹلی سندھ گورنمنٹ کو یہ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتا اب. اور جو پہلے کا سسٹم تھا کہ بس چلائی رکھو کام کو، اور سر وقت ختم ہو جا رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بہت شکریہ. مالک وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا جو یہ جملہ ہے کہ بزنس ایز یوزول اب نہیں چل سکتا. اور میرے خیال میں ہمارے آج پروگرام کا ٹیک اوے بھی یہی ہے کہ ہمیں کراچی شہر کو مثال بنا کے ٹرانسفارم کرنا ہوگا، کیونکہ جیسے وزیراعظم نے کہا کہ ملک تب ترقی کرے گا جب اس کا معاشی مرکز کراچی ترقی کرے گا. اور یہ اب ہم نے جو ہے وہ اس کو روٹین کے طور پہ نہیں لینا، جیسے معاون خصوصی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ پورے آب و تاب کے ساتھ پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں. گرمی بھی سخت پڑ سکتی ہے جو کہ پڑتی بھی ہے، اور بارشوں کا جو معمول ہے وہ بھی بدل سکتا ہے. اور کراچی جیسے شہر جہاں پر سالوں سال بارش نہیں ہوتی تھی، اب یہ پیشن گوئی ہوئی جا رہی ہے کہ 7واں اسپیل بھی آ رہا ہے مونسون کا. تو تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھ کر شہریوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے شہریوں پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ریاست پر بھی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں ان کے مضر اثرات کو کم سے کم نقصان دہ بنایا جائے. آج کے لیے یہی کچھ. انشاءاللہ زندگی رہے تو آپ سے کل رات 10:05 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.